बट मैं जब देखता हूँ कि मेरे इतने बच्चे पास हो रहे हैं, अगर आप सोच के देखो कि मेरी क्लास से हर महीने 20 बच्चे पास हो रहे हैं, 18 बच्चे, 15 बच्चे, 10 बच्चे भी पास हो रहे हैं, तो 10 परिवार, है ना? वहाँ पे देखो, मैं नहीं बोल रहा कि मैं 100% मैं ही हूँ जो सब चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं। अगर बच्चा 99% अपना हार्ड वर्क करता है, बट 1% मेरा पुश उसको मिल जाता है या फिर मेरी क्लासेस से उसको हेल्प मिल जाती है, तो कहीं न कहीं 10 फैमिलीज़ के अंदर मेरा 1% रोल है उन बच्चों को सक्सेस करवाने में। 1% रोल है उनकी फैमिलीज़ की खुशियों के अंदर, जो 10 बच्चे खुश होते हैं या फिर उनकी फैमिलीज़ खुश होती हैं, उनका करियर बनता है वो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई, जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे लिए। आप लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट मेरे लिए आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। तो अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो चुके हैं रात के, है ना, और 2024 लग चुका है। तो सभी लोगों को शुभकामनाएँ नए साल की, और उम्मीद करता हूँ कि जो नया साल है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस लेके आए। जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो, है ना। शायद आप ये वाली वीडियो को देख के आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई, जो मेरी कहानी है वो शुरू होती है 2021 से। 2021 से पहले की बात नहीं करूँगा, वरना काफ़ी ज़्यादा लंबी कहानी हो जाएगी ना। तो 2021 में मैं यूके आया था, और जब मैं यूके आया तो मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी। सभी लोगों के लिए नई होती है। हम लोग अपना घर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, पर हमें छोड़ना पड़ता है। हम अपना शहर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, पर हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मजबूरियाँ होती हैं ना, कुछ कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं ना। तो घर नहीं, शहर नहीं, हमने तो देश छोड़ा और हम लोग यूके आके काम करना स्टार्ट कर दिया था। हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं यूके आया था तो उस वक़्त इतने साधन हमारे पास नहीं थे कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या सैलरी होती है, कैसे एक्स्ट्रा काम किया जाता है, कैसे केयर होम्स में काम किया जाता है, कैसे एजेंसीज़ में काम किया जाता है, पिन नंबर कैसे मिलता है, ओस्की क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था। हम लोग सब चीज़ें ट्राई कर रहे थे और सीख रहे थे, मतलब गलतियाँ कर रहे थे और सीख रहे थे सारी चीज़ें ना। तो हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि जो भी चैनल्स वगैरह आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं 2021 से, कि उस वक़्त इतने ज़्यादा चैनल नहीं थे हिंदी के अंदर, और शायद नहीं थे, है ना? ज़्यादा की क्या मतलब, एक भी नहीं था, मेरे को ऐसा लगता है। तो उस वक़्त ऐसे चैनल नहीं थे जिसके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिले, जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करी आप लोगों को, है ना? तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस हमें उस वक़्त नहीं मिली थी, सारी चीज़ें ब्लैंक थी हमारे सामने, हम लोग सीखते गए और आप लोगों को बताते गए ना। तो भाई, स्पेशली मैं मेरी बात करता हूँ यहाँ पे ना, तो जब मैं 2021 में यहाँ पे आया यूके, तो मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी। और जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, है ना? तो जैसे कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स अभी बोलते हैं इस चीज़ के बारे में कि आजकल नॉर्थ इंडिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है ओईटी का। पहले ओईटी के बारे में किसी को नहीं पता था, अब ओईटी के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। एटलीस्ट आपको पता तो चला ओईटी क्या होता है, सही बात है कि नहीं? अगर मेरा ये रोल है इस चीज़ को आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाने में, कि ओईटी क्या चीज़ होती है और ओईटी के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसा एग्ज़ाम होता है, ओईटी होता क्या है? तो बहुत बड़ी एक एक तरीके से मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ इस चीज़ को, कि मेरे थ्रू आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला कि ओईटी क्या होता है। नॉर्थ इंडिया में इस चीज़ के बारे में पता चला कि आप फॉरेन कंट्री जाके कैसे काम कर सकते हैं। मैं खाली ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ मेरी वज़ह से ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली है। बट जिन भी लोगों को नॉर्थ इंडिया में इस चीज़ के बारे में पता चला है कि फॉरेन कंट्री जाके, स्पेशली यूके जाके आप कैसे काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपके इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। आप यहाँ पे जब आएँगे तो आपके जितने भी पैसे हैं रिफंड हो जाएँगे, तो मतलब आप एक तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूके में आके काम कर सकते हैं, है ना? तो मैं आभारी हूँ इस चीज़ को लेके कि आप लोगों ने मुझे या फिर मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया, कि लोगों तक पहुँचाया इसको, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस चैनल को। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब भी किया इस चैनल को। लगभग अभी मेरे 70,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो ये कहानी 2021 से स्टार्ट हुई थी। तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी जो भी चीज़ें, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा चैनल्स आ गए हैं हिंदी के अंदर, जो कि सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे आया जाता है, कैसे नहीं आया जाता, जो कि हम लोग पहले कभी भी कवर कर चुके हैं इन सब चीज़ों में, है ना। तो हाँ, जैसे कि मैं अपनी कहानी बता रहा था कि 2021 में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। मैंने अपना चैनल बनाया और मैं उस वक़्त काम करता था रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब मैं 2021 मार्च में यहाँ पे आ गया था, और जैसे ही मेरी ओस्की वगैरह कंप्लीट हुई थी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक फैमिली बर्डन लेके मैं यहाँ पे आया था, और आप सभी लोग आते हैं, क्योंकि कोई भी अपना घर छोड़ना पसंद नहीं करता, अपना शहर छोड़ना पसंद नहीं करता। हम लोग किस लिए करते हैं? कि हमारी फैमिली को हम लोग सपोर्ट कर सकें, है ना? तो जब मैं यहाँ पे आया था तो वो बर्डन मेरे ऊपर भी था। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में देखा कि यार मुझे कॉम्पिटेंसीज़ लेने में 6 महीने से 1 साल का टाइम लगेगा, और इसके बाद ही मेरे को कॉम्पिटेंसीज़ मिलेंगी, और उसके बाद ही मैं काम कर सकता हूँ अपने हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा काम, है ना। तो आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता है कि यूके के अंदर आपकी जो नॉर्मल सैलरी आती है उसके अंदर से आप इतना ही काम कर सकते हैं कि आप अपना खर्चा चला लें, और 1 लाख रुपए से 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में लगा के चलते हैं कि आप इतना बचा लें, है ना। तो आप चाहें तो घर बेच सकते हैं, चाहे तो आप अपने लिए
सेव कर सकते हैं। तो बट मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और मेरे ऊपर जो बर्डन था उसके हिसाब से वो पैसा काफ़ी ज़्यादा कम था, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा उम्मीदें लेके आया था और मेरे को लगता था कि नहीं, हम लोग फॉरेन कंट्री जाके बहुत अच्छा काम करेंगे और सारी चीज़ें सही हो जाएँगे ना। बट वो जो भी मेरी सेविंग्स थी या फिर जो भी मेरा पैसा था वो मेरे को काफ़ी कम लगता था। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी एजेंसी में एनरोल करते हैं अपने आप को या फिर केयर होम में एनरोल करते हैं, तो आपकी जो हॉस्पिटल की कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, और जो केयर होम्स की और हॉस्पिटल एजेंट्स की जो कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं वो एकदम अलग होती हैं, वो आपको ऑनलाइन वहाँ पे करनी पड़ती हैं। तो मैंने कॉम्पिटेंसीज़ ले ली अपनी केयर होम की। तो 2021 के अंदर जब मैंने केयर होम में काम करना स्टार्ट किया, तो उस वक़्त मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था। तो मेरे डिपार्टमेंट में मैं 5 दिन काम करता था। समझ रहे हो बात को? कि 5 दिन मैं मेरे डिपार्टमेंट में काम करता था और 1 शिफ्ट मैं बाहर की करता था। तो मतलब 2 साल तक मैंने 6 दिन काम किया है और 1 दिन छुट्टी ली है। समझ रहे हो आप? कि 365 दिन में आप ये लगा लो कि हर हफ़्ते 7 दिन में से 6 दिन मैंने काम किया और खाली 1 दिन छुट्टी ली है। अब चाहे इसको पागलपन मानो, चाहे इसको आप हार्ड वर्क मानो, आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना? बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि सारे काम करने के लिए ना। क्योंकि मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था, तो मुझे 5 दिन वहाँ पे काम करना ही होता था। मेरे 37.5 आवर्स मेरे वहाँ पे ऐसे ही कंप्लीट होते थे। बट मेरे साथ वाले जो फ्रेंड्स थे जो कि वार्ड्स वगैरह में आए हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों को बोलता हूँ इस चीज़ के बारे में। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, "सर हमारे पास वार्ड का एक्सपीरियंस है तो क्या अच्छा है?" मैं बोलूँगा, "हाँ, काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग वार्ड में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है।" क्योंकि हर जगह आपको वार्ड्स की वैकेंसीज़ मिल जाती हैं। हर एजेंसीज़ में आप जाएँगे तो वहाँ आपको वार्ड में मतलब एलोकेट किया जाएगा, तो आप लोगों के लिए वार्ड में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है ना। तो जैसे कि मैं स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में था रेडियोलॉजी में, तो 5 दिन मैं वहाँ काम करता था और 1 दिन मैं बाहर काम करता था। तो मतलब 2 साल तक मैंने 6 दिन काम किया है। अभी बात आती है, करता रहा इस चीज़ को लेके, 1 साल पूरा मेरा निकल गया इस काम को करते-करते, है ना। 2022 अप्रैल आ गई। 2022 अप्रैल आने से पहले वही टाइम आ गया मार्च का। मार्च में मैंने सोचा कि नहीं, कुछ अलग करते हैं, क्योंकि जब तक मेरा जो चैनल था वो थोड़ा बहुत ग्रो हो चुका था और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था और मुझसे पर्सनली पूछने लग गए थे कि सर ओईटी के अंदर कैसा एग्ज़ाम आता है? क्योंकि तब अवेयरनेस फैलनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि सर ओईटी के अंदर क्या होता है? कितने मॉड्यूल होते हैं? कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है? आपने किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर किया? तो मैंने ये सारी चीज़ें शेयर करनी स्टार्ट करी। जब मैंने लोगों से पता किया कि आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करो, क्योंकि मैं सभी लोगों को बोलता था कि देखो, आप अगर खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको कहीं पे क्लासेस लेनी है तो वेल एंड गुड। मैंने कभी किसी के बारे में ये नहीं बोला कि आप क्लासेस मत लो, मैं बच्चे के ऊपर छोड़ता था। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खुद कर लेते हैं, पर कुछ होता है जिनको कुछ लोग होते हैं जिनको सहारे की ज़रूरत होती है करने के लिए ना। तो क्योंकि मैंने भी क्लासेस ली है, इसमें कोई कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई इसमें झूठ नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ज़रूरत है क्लासेस की और मुझे क्लासेस लेनी पड़ेगी अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। क्योंकि सभी को पता है ओईटी क्या होता है, सबको पता है रीडिंग क्या है, लिसनिंग क्या है, स्पीकिंग क्या है, राइटिंग क्या है, बट सबको ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है और टिप्स के बारे में नहीं पता है। जहाँ पे आप एक क्लासेस लेके 3 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, वहीं बिना क्लासेस के आप 6 महीने लेंगे, साल भर लेंगे, बट आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है। 1 महीने में अगर आपकी सैलरी यहाँ 2 लाख रुपए है, तो आप 3 महीने एक्स्ट्रा देके 6 लाख का नुकसान है। साल भर का देके आप अपने हिसाब से हिसाब लगा के देख लो कितने रुपए का नुकसान है ना। तो मैंने उस टाइम को कैलकुलेट करके मैंने मेरी क्लासेस स्टार्ट करी, मैंने अपनी प्रिपरेशन करी। तो हाँ, तब लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया जब मैंने पता किया इस चीज़ के बारे में कि फ़ीस क्या है ओईटी की, ये क्या है, वो क्या है, और क्योंकि मैंने भी क्लासेस ली हुई थी, मुझे इस चीज़ के बारे में पता था। तो 2022 मार्च में मैंने प्लान बनाया कि हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे ओईटी की। और ओईटी की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ। ओईटी की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कितने सारे लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हैं, मेरी क्लासेस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, वो सारे मेरे एक तरीके से वेल विशर्स थे क्लासेस स्टार्ट करने से पहले। जितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोगों को पता होगा इन चीज़ों के बारे में। तो उनके मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, मैं चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे को कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। पहली बात तो मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोज़ उठा के देखते हो, तो मैंने कभी किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोला है। अगर मेरे बारे में किसी ने गलत बोला भी है, तो मैंने वो चीज़ें इग्नोर ही करी हैं। मैं कभी उन कंट्रोवर्सीज़ के अंदर नहीं फँसा हूँ, या फिर जाके मैंने कभी नहीं बोला है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सही बोल रहा है। मैंने कभी ये काम नहीं किया ना। मैंने सभी चीज़ों को इग्नोर किया है। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले वो लोग मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे से कॉन्टैक्ट भी करते थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस वक़्त इंडिया में थे और इंडिया से मुझे मैसेज करते थे यहाँ पे आने के लिए, उन्होंने हेल्प भी ली है, ये सारी चीज़ें ली है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ चीज़ों के बारे में ना। और फिर हाँ, फिर मैंने क्लासेस स्टार्ट करी। मैंने क्लासेस जब स्टार्ट करी तो हमारा कुछ अलग ही एम था क्लासेस स्टार्ट करने का, और भगवान की दया से उस तरीके से मैंने क्लासेस स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को अभी भी लगता है, जैसे कि उस वक़्त भी शायद लगता है कि मैं ढोंग कर रहा हूँ, है ना? मैं कोई नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लान था। पर वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया मेरी टीम के कहने के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला सर अगर हम इस प्लान के हिसाब से जाएँगे तो बहुत बड़ी मास को हम लोग हिट करेंगे यहाँ पे ना, और अगर उस मास को हम लोग हिट करते तो शायद मैं किसी और ही लेवल के ऊपर होता आज। बट
हमने वाला प्लान वहाँ पे ड्रॉप कर दिया कि ये नहीं, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। तो मैंने जब पूछा कि दूसरे तरीके से किस तरीके से करते हैं, बोले सर कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है ओईटी की, जो कोचिंग की फ़ीस है, आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। तो हम मार्केट में आए, हमने मार्केट में आके ओईटी की जो फ़ीस है वो बहुत कम कर दी। ओईटी की जो फ़ीस का जो लेवल था बहुत कम ला दिया, और बाकी सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हुआ हमारी फ़ीस वगैरह के बारे में, है ना। तो जब हमारी फ़ीस आई ओईटी की, तो जो भी मार्केट में इतने लोग बैठे थे, काफ़ी ज़्यादा फ़ीस थी लोगों की ओईटी के कोचिंग को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। हमारी फ़ीस ने आके वहाँ पे मार्केट को थोड़ा बहुत ऐसे कर दिया कि अभी कम फ़ीस हो गई। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमारी फ़ीस को देख के कम फ़ीस कर दी, या फिर काफ़ी लोगों ने हमारी कोचिंग को देख के कोचिंग स्टार्ट कर दी, जो कि कम फ़ीस पे स्टार्ट करी उन लोगों ने, है ना। बट मुझे अच्छा लगा कि हाँ, सब लोग अपना एफ़र्ट डाल रहे हैं, और अब ऐसा नहीं है कि सब लोग ज़्यादा पैसा माँग रहे हैं ओईटी के लेके। जिनके पास कम पैसा है वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ सही चल रहा था, सारी चीज़ें सही चल रही थी, हमने टीम बनाई। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मेरी 5 दिन ड्यूटी रहती थी, 1 दिन मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी रहती थी, और 1 दिन मेरी क्लास रहती थी। तो 1 दिन जो मेरी क्लास रहती थी वो अलग है, बाकी जिस दिन मेरी 5 दिन ड्यूटी रहती थी, मेरी ड्यूटी यहाँ पे स्टार्ट होती थी सुबह 8:30 बजे, और यूके के हिसाब से मैं सुबह 4:30 बजे उठ के क्लास लेता था। ये इनिशियल डेज़ की मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि मुझे क्लासेस लेनी होती थी, हम लोग हमारी जो टीम थी वो पूरी दिन-रात जाग के काम करती थी। और जो मेरे पुराने बच्चे होंगे, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्क्रब में बैठ के आपकी क्लासेस लेता था। तो मैं मेरी यूनिफ़ॉर्म के अंदर क्लासेस लेता था। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरी शिफ्ट है मैं क्लास नहीं लूँगा, या फिर मेरी क्लासेस खाली 1 हफ़्ते में 3 दिन होंगी, या 1 हफ़्ते में सिर्फ़ 2 दिन क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं होता था। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, आज तक मेरी क्लास मंडे टिल सैटरडे चलती है ना? आप सभी लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में कि हर मंडे से फ्राइडे मेरी क्लासेस होती है, और सैटरडे को मेरा मॉक टेस्ट होता है। ये शुरू से मेरा रूल रहा है कि मैं क्लास दूँगा तो मैं 6 दिन दूँगा, है ना? और अगर मेरे को कभी बीच में क्लास लेनी होती है तो मैं संडे को भी क्लास लगा देता हूँ। वो मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो हम लोग वो चीज़ें करवाते हैं, है ना? तो ऐसे करते-करते हमने इस चीज़ को बढ़ाया, हमारी टीम बनी, काफ़ी अच्छी हमारी टीम बनी। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि हमारी टीम बिखर गई, है ना? फिर हमने हमारी दोबारा टीम बनाई। ऐसे टीम में कभी टीम बनती, कभी टूटती, कभी बनती, कभी टूटती, काफ़ी सारी चीज़ें होती रही। फिर बीच में हमारे ऊपर एक चीज़ आई, किसी ने हमें ये बोला कि हम प्रीमियम प्रोवाइडर्स नहीं हैं। पता नहीं हमारे ऊपर क्या-क्या चीज़ें लगी हैं, और क्या-क्या लोगों ने बोला है। बट मैंने सारी चीज़ें इग्नोर करी। मैंने कभी, आज शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों बना रहा हूँ, है ना? इसका कोई रीज़न नहीं है इस वीडियो को बनाने का। स्पेसिफिकली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, या फिर मैं इस टाइप का नहीं हूँ कि मैं आके ओपनली ये सारी चीज़ें बोलूँ आप लोगों को। अगर मेरे ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं तो मैं सहन करता हूँ, और अपने तक रखता हूँ। मैं ना स्ट्रेस लेता हूँ, और ना मैं किसी को लेने देता हूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें हुई, आप प्रीमियम प्रोवाइडर नहीं हो, आप ये नहीं हो, वो नहीं हो। मेरे को ख़राब लगता था इन सब चीज़ों के बारे में सोच के कि यार मैंने क्या गलत किया है। मैंने क्लासेस स्टार्ट करी, मैं आपके बीच में से उठा हूँ, आपके बीच में से आके मैंने यूके में काम करना स्टार्ट किया है। आपके बीच में से ही आके मैंने ओईटी की क्लासेस स्टार्ट करी है, और अपने लोगों को ही पढ़ाया है मैंने, जो अपने जैसे लोग थे। मैंने सभी को बोला था कि मेरी क्लासेस के अंदर हम लोग ज़ीरो लेवल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मतलब जिसको नहीं आता है, उसको भी हम लोग साथ लेके चलेंगे, और ये मेरे स्टूडेंट्स को सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में, है ना? तो मैंने और मेरी टीम ने मिलके ये सारी चीज़ें करी। बट जब ये एलिगेशन लगा कि यार आप प्रीमियम प्रोवाइडर नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो, बच्चे सैटिस्फाई नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे पास आई ये सारी चीज़ें, तो मुझे टीम ने बोला कि सर ये चीज़ें आई हैं, क्या किया जाए? तो हम सब लोग मिलके इस चीज़ को लेके डिस्कस करते थे। बट हम लोग एक ही चीज़ बोलते थे कि यार हमारे स्टूडेंट्स कितने खुश हैं, है ना? हम इनके साइड देखते हैं। मेनली अगर मेरा स्टूडेंट खुश है, तो मैं खुश हूँ। मुझे दूसरे क्या बोल रहे हैं, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर धीरे-धीरे ये लगना स्टार्ट हो गया, एलिगेशन लगना स्टार्ट हो गए कि सिर्फ़ लड़कियाँ पास होती हैं, लड़के पास नहीं होते। आप सभी को पता हो कि लड़कियों का जो रेशियो है नर्सिंग के अंदर वो ज़्यादा है, और लड़कों का कम है। और स्पेशली जो लड़के हैं, वो कहाँ के लड़के हैं? वो हमारे राजस्थान के लड़के हैं। और जो राजस्थान के लड़के हैं, वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? स्पेशली वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना पसंद करते हैं, फॉरेन कंट्री आना पसंद नहीं करते हैं। तो लड़के काफ़ी ज़्यादा कम थे। बट जब मेरी वीडियो की रीच पहुँची, या फिर मेरी वीडियोज़ उन लोगों तक पहुँची, तो लोगों में अवेयरनेस आई। लोगों को ओईटी के बारे में पता चला, लोगों को पता चला कि बाहर फॉरेन कंट्री में कैसे काम किया जाता है, तो लड़के आने स्टार्ट हुए हमारे पास, हमारी क्लासेस के अंदर। और अब जब आप मेरा रिसेंट वाले अब मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं, कमल अकेडमी के इंस्टाग्राम के ऊपर जाके देखते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चला होगा कि हमारे हर महीने लड़के भी पास हो रहे हैं। पहले लड़कियाँ पास होती थी, और लड़के भी पास हो रहे हैं। तो
ये वाली चीज़ भी दब गई कि भाई अब तो लड़के भी पास होने लग गए। फिर हमारे ऊपर किसी ने ऐसे बोला कि आपका 100 का बैच चलता है और बच्चे 3-4 पास होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारे 3-4 बच्चे पास नहीं होते। आप लोगों को एक बात बता दूँ, हमारे हर 15 दिन में रिज़ल्ट आता है और हर 15 दिन में 8 से 10 बच्चे हमारे पास होते हैं। तो मतलब टोटल मिला के मेरे पास 16 से 20 बच्चे हर महीने पास हो रहे हैं। अब बात आती है कि अगर 100 का बैच चल रहा है, मेरा 100 का बैच नहीं चलता है, बाकी जितने भी लोगों को पता होगा भाई अगर चलने लगे तो आपके मुँह में एक भी शक्कर है ना। दूसरी चीज़ कि हमारे 100 का बैच नहीं चलता है, पर जितने का भी मेरा बैच चलता है, तो उसमें से एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि अगर मेरा 60 का बैच चल रहा है, फिर 80 का बैच चल रहा है, 70 का बैच चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसमें से अगर मेरे 10 बच्चे पास हो रहे हैं, तो आपने कभी मुझसे पूछा कि बाकी बच्चे पास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीज़न है भाई इसके? आप लोग आके ये सब चीज़ें बोल रहे हो कि क्यों पास नहीं हो रहे हैं? क्या मेरे से पूछते हैं, मैं बताता आप लोगों को कि क्यों पास नहीं हो रहे? क्योंकि मैं मेरे बच्चों को एग्ज़ाम देने नहीं देता हूँ। अभी बात आती है कि मेरे पास 60 बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पास करवाने की, है ना? अगर बच्चा पास नहीं होता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा पढ़ता नहीं है, वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जब बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मुझे मेरी प्रिपरेशन करनी है, तो सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा। जो मेरी डेमो क्लास होती है उसमें बोलता हूँ कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो किया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना? और जिस बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, उसके साथ क्या होगा? मानो मेरे पास 60 बच्चे आए और सिर्फ 10 बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। बचे 40 बच्चे, उन 40 बच्चों से मैं पूछता हूँ या फिर मेरी टीम पूछती है और उनको बोलती है कि क्या हुआ ऐसा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि हम उनको एग्ज़ाम ही नहीं देने देते हैं। मुझे पता है 60 बच्चे में से सिर्फ 10 बच्चे जो हैं वो पास होंगे, मैं उन्हीं को एग्ज़ाम देने दूँगा। एग्ज़ाम इतना महँगा है, सस्ता एग्ज़ाम नहीं है कि मैं सबको जाके बोलूँ। क्या आप लोग मुझे ये बताओ कि जब मुझे पता है इस बच्चे की रीडिंग में कम नंबर आ रहे हैं, तो क्या ये सही होगा? क्या ये मेरी तरफ से जस्टिस होगी कि मैं उस बच्चे को जाके बोलूँ एग्ज़ाम दे, जबकि मुझे पता है वो बच्चा एग्ज़ाम देगा और फ़ेल हो जाएगा? तो क्या ये सही चीज़ है? नहीं है ना? तो मैं उस बच्चे को बोलता हूँ जाके आप अपना एग्ज़ाम मत दो। तो 10 बच्चे को एग्ज़ाम देने देते हैं, जिसमें से कि हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर 10 में से 8 बच्चे भी पास होते हैं, रिज़ल्ट है। बाकी बचे मेरे पास 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों का क्या होता है आप ये सुनो। जो 50 बच्चे हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। जो मेरे 50 बच्चे हैं, हर ग्रुप में से उन बच्चों को मैं फ्री में दोबारा से क्लासेस देता हूँ। और ये मेरे बच्चे आप खुद बताएँ मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में कि क्या मैंने क्लासेस नहीं दी आप लोगों को फ्री में? ऐसा कौन-सा इंस्टीट्यूट है जिसमें से आप एक बार पढ़ के ये बोलते हो कि चलो मैं दोबारा से वहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ और मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा? कौन-सा ऐसा इंस्टीट्यूट है? कौन-सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 3 महीने की कोचिंग बोल के आपको साढ़े 4 महीने पढ़ाता है? मैं मेरी क्लासेस के अंदर 3 महीने की कोचिंग के साथ मास्टर क्लासेस देता हूँ। मास्टर क्लासेस के बाद 1 महीना एग्ज़ाम के ग्रुप के अंदर प्रिपरेशन कराता हूँ, जिसके अंदर 1 टू 1 स्पीकिंग होती है, राइटिंग की चेकिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करूँ, देखो अच्छा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे अच्छा बोलो इस चीज़ को लेके ना, क्योंकि कोई भगवान भी अगर भला करता है तो भगवान को भी अच्छाई नहीं मिलती है इस चीज़ के बारे में ना। और स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं किसी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ तो मेरे से अगर पढ़ते समय कोई ये बोलता कि तुम्हारा प्रिंसिपल कैसा है, तो मैं ये बोलता कि अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता थी। पास आउट होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है। या फिर मेरे से स्कूल में कोई बोलता कि तुम्हारा मैथ्स का टीचर कैसा है, तो मैं नहीं बोलता कि अच्छा है, क्योंकि उस वक़्त मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं था। मेरे कोई भी टीचर्स मुझे अच्छे नहीं लगते थे, या फिर जो मुझे पढ़ाना चाहते थे वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, है ना? तो यहाँ पे अगर मेरे बारे में कोई गलत बोलता है, मैं इग्नोर करता हूँ, या फिर इग्नोर भी क्या करता हूँ, मेरी टीम जब मेरे से बोलती है कि सर ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, सब चीज़ें सही हैं। क्योंकि एक एक होता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता, या फिर मेरी टीम कुछ गलत कर रही होती, या फिर मेरी टीम खराब पढ़ा रही होती, तो क्या मैं वो स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाता? जिस दिन कोचिंग स्टार्ट करी थी और आज मेरा 32nd बैच चल रहा है ना, उसके अंदर मेरी जो कोचिंग की जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो डेली बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है भगवान की दया से, है ना? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है मेरे ऊपर। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, अगर इतनी सारी चीज़ें खराब होती तो मेरे बच्चों का स्ट्रेंथ गिरता, पर नहीं, भगवान की दया से सारी चीज़ें सही हो रही हैं। दूसरी चीज़ आती है कि हम अपनी जो फीस है वो 2 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ही पैसे ले लिए जाते हैं, ये ले लिए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद बच्चा मेरे पास टिकता सेकंड इंस्टॉलमेंट देने तक? बट मेरे पास लास्ट तक सारे बच्चे रहते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी देते हैं वो बच्चे। दूसरी चीज़ कि जब भी मैं मेरी कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को, सिर्फ़ ₹500 के अंदर मैं 1 वीक का ट्रायल देता हूँ उन बच्चों को कि ₹500 आप लोग दोगे, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। उसके अंदर आप अपनी कोचिंग जो है आप 1 महीने सॉरी 1 वीक तक आप क्लासेस लेके देखें। हम 1 वीक तक पैसे भी नहीं माँगते हैं। बाकी कोचिंग्स में तो भाई जिस दिन आप जाओगे उससे आपसे फ़ीस ले ली जाएगी, बट हम लोग नहीं लेते हैं। तो आपको लगता है कि अगर मैं ऐसे सब चीज़ें कर रहा होता तो मेरे बच्चे मेरे को पूरी फ़ीस देते? कोई भी मेरा बच्चा मेरे को पूरी फ़ीस नहीं देता है ना। बच्चे मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी देते हैं
उसके बाद भी मेरी कोचिंग लगभग 1 महीने या फिर डेढ़ महीने वो लोग पूरी कोचिंग लेते हैं, उसके बाद ही मुझे सेकंड इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो क्या बच्चे देते हैं, आप लोगों को लगता है इस चीज़ के बारे में? बाकी मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच गाइज़ यार, आप लोगों ने इतना मेरे को मतलब इतना ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर कि आपने आके जॉइन किया और मुझे खुशी होती है इस चीज़ को देख के ना। मुझे स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि यार ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बट मैं जब देखता हूँ कि मेरे इतने बच्चे पास हो रहे हैं, अगर आप सोच के देखो कि मेरी क्लास से हर महीने 20 बच्चे पास हो रहे हैं, 18 बच्चे, 15 बच्चे, 10 बच्चे भी पास हो रहे हैं, तो 10 परिवार, है ना? वहाँ पे देखो मैं नहीं बोल रहा कि मैं 100% मैं ही हूँ जो सब चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं। अगर बच्चा 99% अपना हार्ड वर्क करता है बट 1% मेरा पुश उसको मिल जाता है या फिर मेरी क्लासेस से उसको हेल्प मिल जाती है, तो कहीं न कहीं 10 फैमिलीज़ के अंदर मेरा 1% रोल है उन बच्चों को सक्सेस करवाने में। 1% रोल है उनकी फैमिलीज़ की खुशियों के अंदर, जो 10 बच्चे खुश होते हैं या फिर उनकी फैमिलीज़ खुश होती हैं, उनका करियर बनता है, वो बच्चे आएँगे और अपनी फैमिली को यहाँ पे सँभालेंगे या फिर उनको सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं न कहीं 1% रीज़न मैं भी हूँ इस चीज़ के अंदर, है ना? कि आज मेरी वज़ह से 10 फैमिलीज़ हैं, जो कि आज खुश हैं, है ना? तो मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ को लेके। तो ऐसी चीज़ें हुई। अभी आती जैसे कि सॉरी मैं बीच में भूल गया इस चीज़ के बारे में, बाकी जो 50 बच्चे बचे थे ना, तो 50 बच्चों को मैं फ्री में क्लासेस देता हूँ। जो बच्चे मेरे से फ्री में क्लास ले रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मुझे बताएँ इस चीज़ के बारे में ना। बच्चा मेरे से क्लासेस लेता है। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो डाला है सुकन का और यश का मैंने वीडियो डाला है, वो मेरे 6th बैच के बच्चे हैं। 6th बैच के बच्चों ने अभी जाके एग्ज़ाम क्लियर किया है और अभी जाके जब एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आप खुद सोच के देखो कब से क्लास चल रही है 6th बैच की और ये 32nd बैच चल रहा है, अभी उन बच्चों ने जाके एग्ज़ाम क्लियर किया है अपना। तो उन बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा था अभी तक। तो ऐसे बोलते हैं ना कि एक बैच खत्म हो गया तो फिर किसी को कोई मतलब मैं मेरे में ऐसा मेरी 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 टीम या फिर मैं ऐसा नहीं हूँ कि बच्चे बैच खत्म तो सारी चीज़ें खत्म, बाकी कोचिंग्स की तरह नहीं है यहाँ पे। जब तक एक बार बच्चा आ गया, जुड़ गया हमसे तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन करवाएँगे चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी कि भाई इसने मेरे बारे में गलत बोला या फिर इसने मेरे बारे में अच्छा बोला, इसने क्लासेस के बारे में खराब बोला। जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं एकदम नॉर्मली और पीसफुली उन चीज़ों को हैंडल करता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, है ना? शायद मुझे अपनी ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना? तो मैं रिप्लाई देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखा के या फिर दूसरों के बारे में बार-बार बोल के, वो अपना शायद कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, फिर अपनी कोचिंग खोलना चाहते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें होंगी। तो मैं कभी किसी के बारे में सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहता हूँ। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं शायद नेगेटिविटी के अंदर अपना फ़ेम ढूँढते हैं ना, बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने जिस दिन अपनी क्लासेस स्टार्ट करी थी, तो उस दिन मेरा एक एम था कि इस प्रोफ़ेशन को कहीं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा और शायद मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ और उस रास्ते में हूँ मैं। जिस दिन मैं अपनी मंज़िल पे पहुँच जाऊँगा, उस दिन मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता भी दूँगा, है ना? काफ़ी सारे प्लान्स हैं 2024 के लिए और शायद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद आएँगी। जो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, हमें बाहर की प्रिपरेशन करनी है। उन सभी के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है और शायद 2024 में हम लोग वो सारी चीज़ें कर लेंगे और 2024 क्या मैंने 25 के और 26 के कुछ प्लान्स बना के रखे हैं। तो शायद हम लोग जो नर्सिंग का जो हमारा ये है प्रोफ़ेशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेवल लेके जाएँगे और ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, है ना? मैं उस चीज़ के ऊपर अगर मैंने बोल दिया, तो बोल दिया। ये वाली चीज़ है ना, प्लान्स चल रहे हैं और ये प्लान अभी से नहीं 2021 से ये सारे प्लान मेरे पास हैं और हर साल जो-जो चीज़ें मुझे करनी होती है मैं वो चीज़ें करता हूँ। तो 2024 के मेरे पास प्लान्स पड़े हैं, 25 के और 26 के प्लान्स अभी तक मेरे पास पड़े हैं, जो मुझे करने हैं और आप लोगों के सामने जल्दी ही वो चीज़ें आने वाली हैं, है ना? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने मेरे जितने भी लाइव्स देखे होंगे या फिर सब चीज़ें देखें या फिर मेरी क्लासेस भी लेते हो, तो मैं सभी को एक चीज़ हमेशा बोलता आया हूँ और मैं आज फिर से वो चीज़ बोलूँगा कि नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है और बहुत बड़ा प्रोफ़ेशन है। इसके अंदर आपको लगता है आपको क्लासेस लेनी है, आप क्लासेस लें। आपको लगता है नहीं लेनी है, आप क्लासेस ना लें। मेरे से लेनी है, मेरे से लें। किसी और से लेनी है, किसी और से लें। हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ मैं कि पर ना अपने आप को एक एक लिमिट में ना रखें ना। अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें क्योंकि हमारा जो प्रोफ़ेशन है वो एट द एंड हमें पढ़ाई करके ही आगे लेके जाएगा। अगर हम अच्छे से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो एग्ज़ाम में हम सेलेक्ट होंगे। अगर हम लोग फ़ॉरेन कंट्री की प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग फ़ॉरेन कंट्री के लिए सेलेक्ट होंगे। तो जितना हो सकता है अपनी अच्छे से प्रिपरेशन दें अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपना एग्ज़ाम दें। डेफ़िनिटली आपको सक्सेस मिल जाएगी क्योंकि भाई सबसे बेस्ट प्रोफ़ेशन है ये ना। इसने मुझे ज़ीरो से उठाया है इस प्रोफ़ेशन ने, मेरे को, मेरे परिवार को, हम सबको ज़ीरो से उठाया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस प्रोफ़ेशन को सीरियस लेंगे और आप लोग भी उस मुकाम तक पहुँचेंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और मुझे वो क्या बोलते हैं कमेंट्स भी करते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइज़ मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं करता हूँ
कमेंट के रिप्लाई मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ के बारे में, बट नेगेटिव भी होते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेगेटिविटी के ऊपर कभी भी रिप्लाई करना पसंद नहीं करता हूँ। तो हाँ, जो भी लोग मुझे सवाल करते हैं एक तरीके से मैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में उन चीज़ों के बारे में जवाब दे देता हूँ, जो मेरे पॉजिटिव जो कमेंट्स हैं उनके बारे में। बाकी नेगेटिव्स की तुलना मैं बात करता हूँ और ना मैं शायद आगे जाके भी कभी बात करूँगा। और जिन लोगों को गलत बोल के फ़ेम लेना है, वो लोग ले सकते हैं। आज भी वो लोग फ्री हैं और शायद ये वाली वीडियो मुझे पता नहीं बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी, बट मैंने आज बना दी है ना। तो ये रिप्लाई नहीं है भाई किसी को भी, या फिर अगर मेरी वीडियो से किसी को ख़राब लगता है तो आई एम रियली सॉरी गाइज़। 2024 है, नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, नया रिलेशन स्टार्ट करते हैं सब लोग मिलके, है ना? और आप लोग सब लोग मिलके अच्छे से पढ़ाई वगैरह करो। तो मेरी तरफ से किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। अगर मेरे बारे में किसी ने बुराई करी भी है और मेरे से सामने आके मिलता है, तो भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि अपने दिल में किसी चीज़ को रखूँगा, है ना? तो अब बाकी जो भी लोग मेरे से बात करते हैं, फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब लोग मुझे जानते हैं एक तरीके से। बाकी मेरे स्टूडेंट्स भी जानते हैं जो मेरे से बातचीत करते हैं, उनको मेरे बारे में पता होगा इस चीज़ के बारे में, है ना? तो हाँ, मैं यही बोलूँगा कि नया साल है, नई चीज़ें स्टार्ट करो और मैं इस लेवल तक आया हूँ, मैं आप लोगों की भी मदद करूँगा इस लेवल तक आने में। काफ़ी सारी चीज़ें भी आगे आने वाली हैं, शायद मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है आप लोग देखते हैं, है ना? देखते होंगे शायद आप लोग। तो संदीप चौहान व्लॉग्स करके हैं। तो उसके अंदर मैं और भी कुछ चीज़ें भी शेयर करने वाला हूँ, शायद उसको देख के आप लोगों को मोटिवेशन मिले, बट डेफ़िनेटली मेरे से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी, नेगेटिव नहीं मिलेंगी कभी भी। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कभी नेगेटिव वाइब्रेशन अपनी साइड से दूँ भी नहीं, कि ये कर रहा है या फिर कोई वो कर रहा है, ये है, मेरा पैसा कमाने का धंधा नहीं है, आपका पैसा कमाने का धंधा है, या फिर उनका पैसा कमाने का धंधा है, ऐसी बातें मैं नहीं करूँगा, है ना? तो आप लोग सभी लोग खुश रहें और 2024 को अच्छे से एंजॉय करें और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। जो भी फ्रेशर्स अभी पास आउट हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर, चाहे अपनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करें, चाहे अपनी फॉरेन कंट्री की प्रिपरेशन करें, बट अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। जो भी लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं, तो भाई कुछ भी करके 1-2 घंटे अपनी जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए टाइम निकालें, अपनी फ्यूचर के लिए टाइम निकालें और अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दें। क्योंकि एट द एंड आपको प्राइवेट में अगर सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो पता नहीं कैसे मिल रहा है, बट सैटिस्फैक्शन नहीं है, है ना? तो भाई थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे सुना, है ना? तो जिन्होंने नहीं सुना तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो क्योंकि मैंने बताया कि ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।